ब्लैक होल कायनात की सबसे ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा और एक पुरअसरार चीज़ है। अब तक का सबसे बड़ा अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल, जिसे मॉन्स्टर ब्लैक होल भी कहा जाता है, जिसका मास सूरज के मास से 66 बिलियन ज़्यादा बताया जाता है। इन ब्लैक होल्स से खुद लाइट भी अपनी जान छुड़ा के नहीं जा सकती, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रेविटी पाई जाती है। एक ऐसा ही सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारी अपनी ही मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है, जो सभी कुछ निगल लेता है। लेकिन ये ब्लैक होल असल में होता क्या है? ये वजूद में कैसे आता है? क्या ये कोई पोर्टल है या कोई कायनात की दूसरी तरफ जाने का रास्ता? अगर रास्ता है भी तो क्या होगा अगर हम ब्लैक होल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे? दोस्तों, इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इसे तफसील से समझेंगे। मेरा नाम है एहसन बिन इशरत और आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद। हमारी कायनात में एक ऐसी क़ुव्वत मौजूद है जो तमाम प्लैनेट्स को उनकी हरकत फराम करती है, जिसकी वजह से ज़मीन सूरज का चक्कर काटती है। ये क़ुव्वत मुझे और आपको स्पेस में गिरने से बचाती है, जिसकी वजह से चांद हमारे समुंदर के पानी के उतार चढ़ाव में एक अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह वजूद में आते हैं, जिसे कशिश शकल कहते हैं, यानी ग्रेविटी। दोस्तों, ब्लैक होल जैसी पेचीदा चीज़ को समझने के लिए हमें पहले ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, वरना अगली चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जब हम स्पेस टाइम के हवाले से बात करते हैं ज़मानो मकान, इससे मुराद ये ली जाती है कि मिसाल के तौर पर हमारा स्पेस एक स्टेज की तरह है, जिस स्टेज पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, जो भी आप आसमान में देखते हैं, वो सब अपना अपना करतब दिखा रहे हैं। लेकिन ये स्पेस कोई आम स्टेज की तरह ठोस नहीं और टाइम हर जगह एक ही जैसा नहीं होता। स्पेस और टाइम रिलेटिव है, यानी वक्त और ग्रेविटेशनल पुल हर जगह अलग अलग होता है। मगर कैसे? दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस टाइम एक फैब्रिक है और ये फैब्रिक ऑब्जेक्ट के मास की वजह से कर्व हो जाता है, और इसी कर्वेचर की वजह से ज़मानो मकां के मुड़ने की वजह से ग्रेविटी जैसी इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ आप हवा में ऊपर उछालते हैं वो नीचे आती है, और वक्त भी इस ज़मानो मकां के मुड़ने के मुताबिक चलता है। इस बात को वीडियो के एंड तक अपने जहन में रखिएगा कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है वहाँ ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा और वक्त आहिस्ता गुजरता है, और जहाँ मास कम होता है वहाँ ग्रेविटी भी कम होती है और वक्त तेज़ गुजरता है। मिसाल के तौर पर हम अपनी ज़मीन और चाँद की मिसाल लेते हैं। ज़मीन अपने मास के मुताबिक स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देती है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होती है, और वक्त भी इसी मुताबिक चलता है। और चांद, जो कि ज़मीन से छोटा है, कम मास है, वो भी ग्रेविटी पैदा करता है। लेकिन चांद की ग्रेविटी ज़मीन से कम होती है, और ग्रेविटी कम होने की वजह से जाहिर है वक्त तेज़ गुजरता है। लेकिन इस मिसाल में टाइम डिफरेंस बहुत माइनर सा होता है, हम इसे आगे चल के बड़े पैमाने पे समझेंगे। दोस्तों, चूंकि ज़मीन का मास चांद से ज़्यादा है, इसी वजह से चांद ज़मीन का चक्कर काटने लगता है। इसी तरह सूरज, जिसका मास ज़मीन से 3,33,000 गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब हमारी ज़मीन सूरज का चक्कर काटती है। जैसा कि हमें पता है कि 365 दिन लगते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने में। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से ब्लैक होल्स भी बिहेव करते हैं। इनकी रेंज में कोई स्टार अगर आ जाए तो वो ब्लैक होल के गिर्द तेज़ी से घूमने लगता है और यूं एक एक्रिएशन डिस्क बन जाती है। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का मास, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज़ में है, इसका मास हमारे सूरज से 4 मिलियन गुना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि खुद लाइट भी बचकर बाहर नहीं जा सकती, और टाइम भी बहुत आहिस्ता गुजरने लगता है हमारी ज़मीन के मुकाबले में। दोस्तों, इस टाइम डायलेशन, जी हाँ, इस टाइम ट्रैवल को हम आगे चल के मज़ीद समझेंगे। पहले ब्लैक होल्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अमूमन लोग समझते हैं कि ब्लैक होल्स स्टार्स के मरने के बाद पैदा होते हैं,
ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ऐसा हर स्टार के साथ नहीं होता। एक स्टार जिसका मास हमारे स्टार यानी हमारे सूरज के मास से 8 गुना ज़्यादा होता है, सिर्फ यही स्टार्स धमाके के बाद ब्लैक होल की शक्ल ले लेते हैं। ये स्टार एक प्रोसेस के ज़रिए अंदर से एनर्जी और प्रेशर जनरेट करते हैं जो कि ग्रेविटी के मुखालिफ रद्द-ए-अमल दिखाती है, जिससे स्टार चमचमाता हुआ अच्छा भला सा और कायम रहता है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक बॉल है जिसके ऊपर बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अमूमन क्या होता है, बॉल पिचक जाती है, लेकिन अगर बॉल के अंदर से प्रेशर बनना शुरू हो जाए तो अब क्या होगा, बॉल स्टेबल रहेगी। ये अंदर का प्रेशर उस बॉल को पिचकने से बचाएगा। कुछ इसी तरीके से ही ये स्टार्स न्यूक्लियर प्रोसेस के वक्त बिहेव करते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये मरते क्यों हैं? ये ब्लैक होल के अलावा और क्या क्या बन सकते हैं? इसके बारे में तफसील से कभी दूसरी वीडियो में समझेंगे। फ़िलहाल हम इतना जान लेते हैं, जब एक स्टार का फ्यूल ख़त्म होने लगता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता रेड जाइंट में बदलने लगता है और स्टार का कोर काफ़ी अरसे दराज के बाद आयरन में बदल जाता है, जहाँ कोई एनर्जी, कोई प्रेशर जनरेट नहीं होता। फिर ये स्टार्स अचानक तेज़ रफ्तार से इम्प्लोड हो जाता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यहाँ पे इम्प्लोड अमूमन उसे कहते हैं जो चीज़ कंप्रेस्ड होके दब के फट जाती है। जैसे आपने टाइटन नामी बोट का सुना होगा, जो टाइटैनिक का जहाज़ विज़िट करने गई थी। उसके ऊपर प्रेशर इतना हो गया था कि वो इम्प्लोड हो गई, दब के फट गई। इसी तरीके से स्टार्स में सुपरनोवा होता है जो कुछ इस तरीके का खूबसूरत सा दिखता है, और यूं स्टार का कोर कोलैप्स होने के बाद एक ब्लैक होल बन जाता है। मिलियंस की तादाद में ऐसे छोटे बड़े ब्लैक होल्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद हैं, और इनमें सबसे बड़ा हमारी गैलेक्सी के ठीक सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। इस सेजिटेरियस ए का मास 4 मिलियन गुना ज़्यादा है सूरज से, और ये हमारी ज़मीन से 27,000 लाइट ईयर्स दूर है, यानी 27,000 नूरी साल। एक नूरी साल इतना होता है कि अगर हम लाइट की रफ्तार से 1 साल तक ट्रैवल करते रहें, सफ़र करते रहें, तब जाके एक नूरी साल मुकम्मल होता है। दोस्तों, सिर्फ हमारी गैलेक्सी के सेंटर में नहीं, बल्कि तकरीबन हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिससे गैलेक्सी की डायनेमिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। जैसे 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई। ये ब्लैक होल M87 नामी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसका मास सूरज से 6.5 मिलियन मरतबा ज़्यादा है। ये पहली दफ़ा था 2019 में जब इंसान ने पहली मरतबा ब्लैक होल की तस्वीर असली में देखी। इससे पहले ब्लैक होल का तस्वुर थियोरेटिकली जॉन माइकल 1783 में दे चुके थे, और फिर आइंस्टाइन की थ्योरी के 1 साल बाद जर्मन फिजिसिस्ट श्वार्ज़शील्ड, या इंग्लिश में कहें तो श्वार्ज़चाइल्ड, ने इसको मज़ीद वाज़े किया। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ब्लैक होल्स इतनी ज़्यादा ग्रेविटी रखते हैं कि अगर इनके ऑर्बिट में कोई भी आता है, स्टार, प्लैनेट या स्पेस डस्ट, क्लाउड्स वगैरह, सबको अपनी तरफ खींच लेता है। ये सारा का सारा मास लाइट की आधी रफ्तार से ब्लैक होल के गिर्द रिवॉल्व करता है। पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, काफ़ी मिकदार में हीट जनरेट होती है, और इस तरह से हमें एक एक्रिएशन डिस्क देखने को मिलती है। और जब ये मास घूमते हुए ब्लैक होल के इवेंट होराइज़न तक पहुंचता है, तो अब चाहे कोई भी मटेरियल, दुनिया का तेज़ तरीन स्पेस क्राफ्ट ही क्यों ना हो, इस इवेंट होराइज़न को क्रॉस करने के बाद वापस कभी नहीं आ सकता। ये इवेंट होराइज़न ब्लैक होल की वो हद है जहाँ तक हमारी फ़िज़िक्स वहाँ होने वाले सारे फिनोमेना को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है। इसके बाद क्या होता है, वी जस्ट डोंट नो, क्योंकि ख़ुद लाइट भी इवेंट होराइज़न को पार करने के बाद वापस नहीं आती। इसी वजह से हमें ये ब्लैक होल बिल्कुल ही ब्लैक दिखता है। जिन लोगों ने इंटरस्टेलर फिल्म देखी होगी उन्हें पता होगा कि कॉपर एक मिलर नामी प्लैनेट पे जाता है जो कि ब्लैक होल के पास होता है। फिर वो ब्लैक होल के अंदर सफ़र करता है, टाइम ट्रैवल करके पास में चला जाता है। फिर जब वापस ज़मीन पर आता है तो उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी होती है, मगर वो अपनी बेटी से अभी काफ़ी जवान होता है।
ब्लैक होल के अंदर क्या होता है इसकी हमें मालूमात अभी नहीं, ये साइंस फिक्शन है जो कुछ हमें दिखाया गया। इसकी वजाहत मैं आगे चल के करूँगा, लेकिन यहाँ टाइम डायलेशन जो दिखाया गया है वो हकीकत है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी चीज़ जिसका मास होता है वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देती है, जिससे ग्रेविटेशनल पुल मिलता है और टाइम फ्लो आहिस्ता हो जाता है। ज़्यादा मास है तो ज़्यादा ग्रेविटी और टाइम स्लो हो जाता है। लिहाजा ब्लैक होल जिसका मास 4 मिलियन सूरजों के बराबर है, जहाँ खिंचाव भी बहुत ज़्यादा है और वक्त भी बहुत स्लो होता है, ख़ास तौर पे इवेंट होराइज़न के नज़दीक तो वक्त जैसे रुक ही जाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम ब्लैक होल के पास 1 साल गुजार कर ज़मीन पर वापस आते हैं तो ज़मीन पर हज़ारों साल गुजर चुके होंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि भाई ये ब्लैक होल 27,000 नूरी साल दूर है, इसको आने जाने में ही तकरीबन 54 ईयर्स लग जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ से खेल इंटरेस्टिंग बन जाता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक जब हम रोशनी की रफ्तार के आसपास सफ़र करेंगे तो वक्त उस मुसाफिर के लिए आहिस्ता गुजरेगा। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वगैरह में ज़्यादा सफ़र करते हैं उनकी उम्र आहिस्ता गुजरती है। इस रिपोर्ट को देखिए, 2024 में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया जिसमें रशियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में ज़्यादा वक्त बिताने वाले वो पहले एस्ट्रोनॉट बनते हैं और इसी तरीके से वो 0.027 सेकंड फ्यूचर में जी रहे हैं। इसके अलावा और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक। एक एटॉमिक क्लॉक को जहाज़ में रखा गया और दूसरी ज़मीन पर। फिर जब इन दोनों को आपस में चेक किया गया तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क था। तो हमें ये पता लगा कि मुझे ब्लैक होल तक जाने के लिए 27,000 नूरी साल नहीं, मुझे 10 या 15 साल ही लगेंगे। और जब मैं ब्लैक होल से घूमकर ज़मीन पर वापस आऊँगा तो मेरा छोटा भाई शायद बूढ़ा हो चुका हो या वो मौजूद ही ना हो। तो एक तरीके से मैंने फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया। वैसे इंसानी जिस्म के लिए रोशनी की रफ्तार तक पहुंचना मुमकिन नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सीलरेशन से शायद ही बंदा ज़िंदा बच सके। इसी तरीके से ब्लैक होल का मरकज़ी हिस्सा जो पूरी तरह ब्लैक होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, यहाँ पर मादे की सकाफत यानी डेंसिटी लामहदूद होती है और वॉल्यूम 0। यहाँ आकर हमारे फिज़िक्स के सारे कवानीन नाकाम हो जाते हैं। यहाँ ग्रेविटी बहुत शदीद तो होती ही है, लेकिन साथ साथ अजीब भी होती है। फ़र्ज़ करें अगर आप अपने आप को यहाँ पे पाते हैं तो आपके पाँव पर ग्रेविटी ज़्यादा शदीद होगी और सर पर कम, जिसकी वजह से आप एक स्पैगेटी की तरह नीचे खींचे जाएंगे और इसीलिए इस इफ़ेक्ट को स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। मगर ये इफ़ेक्ट सिर्फ छोटे ब्लैक होल्स में होता है, सुपर मैसिव में नहीं। सुपर मैसिव ब्लैक होल अगर हम किसी तरीके से यहाँ पे ज़िंदा बच भी जाते हैं और कोशिश करते हैं मुख्तलिफ दिशा में अपने आप को धकेलने की, मूव करने की, तो फिर भी हम ब्लैक होल के सेंटर में ही खींचे चले जाएंगे। देर तक ज़िंदा रहने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम कुछ ना करें। हो सकता है सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट ही ना करती हो या ऐसी ना हो जैसा अभी हम इसे समझ रहे हैं, क्योंकि नया डेटा और नई ऑब्जर्वेशन इल्म की दुनिया में एक नया दरवाज़ा खोलती है। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि हमें सब कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। हमें इतना ज़रूर पता है कि हमारे पास अभी काफ़ी वक्त है इस ब्लैक होल्स के गायब होने से पहले पहले इन्हें जानने का, लेकिन फिर भी कितना। कहा जाए तो हमारी अब तक की मालूमात के मुताबिक इवेंट होराइज़न पे रेडिएशंस निकलती हैं जिन्हें हॉकिंग रेडिएशंस कहा जाता है, और हर निकलती शुआओं के साथ ब्लैक होल अपना मास खोता है और श्रिंक होता है, छोटा होता है, फिर अल्टीमेटली एक शदीद एनर्जी के इखराज के साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इससे ख़त्म होने में, जैसे मैंने कहा, अभी बहुत टाइम है, इतना ज़्यादा कि हमारा दिमाग इमेजिन भी नहीं कर सकता। एक ब्लैक होल जिसका मास सूरज के बराबर होता है उसे 10 की पावर 67 ईयर्स लगते हैं, और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का लाइफ स्पैन 10 की पावर 100। यकीनन समझ में नहीं आया होगा। इमेजिन करें एक सैंड क्लॉक, इसमें मौजूद हर एक ज़र्रे को गिरने में 10 अरब साल लगते हैं, और जब सारे ज़र्रात नीचे गिर भी जाएं तब भी ब्लैक होल का 1% मास भी ख़त्म नहीं होगा।
ये है वो चीज़ जिसका फ़हम इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो लिहाजा जब तक इंसान इस कायनात में मौजूद है तो समझें ब्लैक होल इमोर्टल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या इंसान इस कायनात में अकेला है तो मेरी जेम्स वेब वाली वीडियो देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं पानी की कहानी तो मेरी वीडियो स्टोरी ऑफ वाटर देखिए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।